सिग्नल प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा था। कंसीडर करें हमारे पास एक साइनोसॉइडल सिग्नल है जो कि है ये है इसका एम्पलीट्यूड और ये है इसका टाइम। इस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है ये है 2 हर्ट्ज, यानी 1 सेकेंड के स्पैन के अंदर ये 2 वेव पास हो गई, यानी ये चीज यहाँ पे सेकेंड्स है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज की सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी देखें तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर हमें पता चला कि ये चीज 0 से लेके 1 सेकेंड तक कितने सैंपल आपने डिवाइड किए, यानी 0.1, 0.2, 1, 2, 3, 4 और ये 10। तो इसकी वजह से इसका सैम्पलिंग इंटरवल है 1/10। 1/10 इज इक्वल टू 0.1, यानी ये 0.1 की डिफरेंस से बढ़ रहा है। 0, 0.1, फिर 0.2, 0.3 से लेके 1 तक गया। अब टाइम जब 0 था उस टाइम पे सैंपल 0 था और उस टाइम पे जो सिग्नल की वैल्यू थी वो ये थी, वो भी 0 थी, जो कि यहाँ पे नजर भी आ रहा है। फिर टाइम बढ़ा 0.1, उस टाइम पे सैंपल की वैल्यू यानी n1 हुआ और उस टाइम पे ये जब 0.1 है तो उस टाइम पे जो ये वाली वैल्यू आएगी ना इस पॉइंट पे y एक्सिस पे, ये होगी ये वैल्यू विच इज 0.707। इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर दी 0 टाइम से लेके 1 टाइम तक, 1 सेकेंड तक, और हमारे पास उनकी जो वैल्यूज हैं उनको हमने टैबुलेट कर दिया। डेसिमल नंबर कैन आल्सो बी रिटन इन द बाइनरी यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट एक नंबर स्टाइल होता है जिसमें आप डेसिमल के बाद नंबर लिखते हैं, जैसे 0.707, 0.7 या 0.5। इस स्टाइल को फ्लोटिंग पॉइंट कहा जाता है। अब फॉर क्वांटाइजेशन यानी लेवल्स क्रिएट करने के लिए वी अज्यूम वैल्यूज अप टू 2 डेसिमल। हम 2 डेसिमल फिगर्स यानी 2 नंबर्स के फिगर्स की बात करते हैं, यानी हमारे पास जो आउटपुट था वो था 0, फिर 0.707, फिर 0.801। हम इसको क्वांटाइज करते हैं और 0.707 को नियरेस्ट राउंड ऑफ कर देते हैं, तो इट्स बिकम 0.7। 0.801 become 0.8 minus 0.425 become 0.5 या 0.4 कंसीडर करें इसे। 0.2425 इट्स 0.4 के नजदीक होगा, -1 के नजदीक, 0 के नजदीक, 0.707 7 के नजदीक होगा, 0.981 के नजदीक, 29.3 के नजदीक, 1 के नजदीक एंड 0 के नजदीक। तो आपने काम ये किया इस केस के अंदर कि आपने लेवल क्वांटाइज कर दिए। दोस्तों देखिएगा, हमने यहाँ पे लेवल को क्वांटाइजेशन के थ्रू इसके नियरेस्ट नंबर में कन्वर्ट कर दिया, यानी -0.29 -0.3 के बराबर होगा। अब जरा गौर से देखिएगा, हमने 0.98 को अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर ले लिया, तो इसका मतलब एरर कितना था 0.2 का, क्योंकि ये 0.98 था, ये 100% ये 1 नहीं हुआ था, तो आपने 0.2 का एरर लिया है इस पे। तो ये 0.2 का एरर जो होता है ना ये एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है सिग्नल्स के अंदर। इस वजह से हम इतनी चीजों की तरफ इतनी बारीकी से नहीं जाते और उसको एक्सेप्टेबल कर लेते हैं रेंज के अंदर। दोस्तों जरा देखिएगा कि अगर हमारे पास 32 बिट का प्रोसेसर है तो ये 64 बिट के डेटा को हैंडल नहीं कर पाएगा। जितनी ज्यादा बिट होती है उतनी ज्यादा डिटेलिंग होती है। कंसीडर करें कि हमारे पास 8 बिट का प्रोसेसर है और डेटा आया ये, इस डेटा को 8 बिट का प्रोसेसर हैंडल नहीं कर पाएगा। इस पूरी चीज को वो रिड्यूस करके 2.3 कह देगा और ये बाकी सारे नंबर लॉस हो जाएंगे। 1 4 5 6 9 0 8 5 3 2 ये सारा डेटा चला जाएगा। अब हमारे पास लेट से जो फॉर्मूला होता है सिग्नल का वो है ये xt इज इक्वल टू साइन 2 पाई f नॉट t। f नॉट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, a इज एम्पलीट्यूड, ठीक है, और एंगल हमारे पास लेट से 0 डिग्री का है। t का एक अपना फॉर्मूला है, t इज इक्वल टू nts। n का मतलब है नंबर्स यानी काउंट विच इज अ इंटीजर, nts का मतलब है सैंपल टाइम। हम जो एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हैं उसमें सैंपल टाइम है 0.1। ये आया था कैसे, ये हमने यहां से चूज किया था कि हमारे पास ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल के अंदर 0 से लेके हमने कितने
पार्ट बनाए 0.1, 0.2, 0.3, 1, यानी इसका मतलब हमने 1 सेकेंड को डिवाइड किया 10 पीसेस में, तो 1 डिवाइडिंग बाय 10 इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड आया। इसकी वजह से हम टीएस को 0.1 ले रहे हैं। तो हमने टीएस को 0.1 लिया, यहाँ पे टीएस को हमने 0.1 लिया। अब जरा देखिएगा एफ नॉट, हमारे पास जो एफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 2 के बराबर है, ठीक हो गया। तो 2 पाई एफ नॉट की जगह पे 2, टी की जगह पे उसका फॉर्मूला विच इज एनटीएस। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय टीएस विच इज 0.1, तो ये 0.4 हो जाएगा, ठीक है। मगर हम इस फॉर्मूले के थ्रू सिग्नल डेवलप करते हैं कि क्या आएगा आंसर। लेट से हमने काउंट दिया 0, तो 0 पे इस फॉर्मूले के अंदर जहां पे n है वहां पे 0 पुट करें, देखिए फाइनल आंसर 0 आ गया। फिर n की जगह पे 1 पुट करें, तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे, कैलकुलेटर में इज इक्वल टू दबाएंगे तो आंसर आएगा 0.951। इसी तरीके से वैल्यूज ऑफ n चेंज होती गई और आंसर चेंज होते गए। इस तरीके से हमने ये टेबल कैलकुलेट किया। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं सैम्पलिंग थ्योरम की। इस सैम्पलिंग थ्योरम को के अंदर इस बात को जरा समझिएगा कि हमारे पास ये 4 क्लॉक है। हम ये कहते हैं कि इस क्लॉक के अंदर हमें जो मूव करना है वो 10 सेकंड के हिसाब से मूव करना है, यानी ये सेकंड्स का कांटा है, सेकंड हैंडल है, नीडल है। पहले 12 पे होगी, फिर 1 पे आ जाएगी, फिर 12 पे होगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर ये तकरीबन 4 पे आएगी और 4 के बाद ये 6 पे आ जाएगी, यानी 10 की डिफरेंस से मूव करेगा। तो इस नीडल की पैटर्न को देख के आप ये कह सकते हैं कि यार ये जो नीडल है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हमने इसको क्लॉकवाइज कह दिया, यानी इस केस में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मगर लेट्स से कि अगर हम इस केस की बात करें कि जब नीडल 30 सेकंड्स का जंप लगाएगी तो पहले 12 पे होगी, फिर 6 पे आ जाएगी, फिर 12 पे होगी, फिर 6 पे आ जाएगी। तो इस केस में जो रिसीवर होगा ये कंफ्यूज होगा कि इसको किस डायरेक्शन में मूव करना है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसका तीसरा केस लें, लेट्स से आपने एक वॉच ली और वो 55 सेकंड का जंप लगाएगी, तो पहले 12 पे होगी, तो 12 के बाद अब ये 11 पे आएगी, फिर 11 के बाद ये 10 पे आएगी और 10 के बाद ये 9 पे आ जाएगी। तो अपीयरेंटली ऐसा लग रहा है कि ये जो नीडल है ना ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रही है। फिर से समझे इस बात को, घड़ी जो चल रही है ये 55 सेकंड का जंप लगाएगी, तो ये 12 पे है, 12 के बाद ये 11 पे आ गई, 11 के बाद ये 10 पे आएगी और 10 के बाद ये 9 शो करेगी। तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रही है। सिमिलरली अगर एक वॉच है जो 65 सेकंड का जंप लेगी तो पहले वो 12 पे होगी, फिर 12 के बाद वो 1 को शो करेगी, फिर 2 को शो करेगी और 3 को शो करेगी। तो ये जो फेनोमेना है, इस फेनोमेना को हम कहते हैं एलियासिंग इफेक्ट। और एलियासिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर कोई चीज बहुत ही स्लो जाती है, यानी एलियासिंग इफेक्ट इज डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट मूव अगर बहुत ही स्लो करे तो ये लगता है कि ये ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। This effect is called aliasing effect. This suggests that the effect of something moving very slow looks like or appeared moving in the opposite direction. ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है अगर एक ऑब्जेक्ट बहुत ही स्लो मूव करने लगे तो। और ये होता कैसे है, किस तरीके से होता है, ये इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे।